मेरे होश उड़ गए। इस रात मालकिन का दूध पीकर मेरे घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए मैंने इधर उधर से कर्जा पकड़कर दुबई का वीज़ा ले लिया। मैंने सोचा कि दुबई जाकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। मैं अपनी आंखों में हज़ार सपने सजाकर दुबई आ गया था। मैंने सुन रखा था दुबई में जवान लड़कों की बहुत ज़रूरत थी। अरबी मालकिन इन्हें अपने घर में रख लेती थी और इन्हें बहुत अच्छी तनख्वाह भी देती थी, इसीलिए मैंने यही वीज़ा लिया था। मगर मैं क्या जानता था कि दुबई में भी मुलाजमत ढूंढना इतना दुश्वार हो जाएगा। मुझे दुबई आए हुए 1 महीना हो गया था, मगर मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला था। मेरे पास जितने पैसे थे वो सारे आस्ता आस्ता ख़त्म हो चुके थे। कहाँ चला गया? और अब तो मुझे एक वक्त का खाना खाकर दूसरे वक्त पानी पीकर गुजारा करना पड़ रहा था। मैं बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा था। ऐसे हालात में मैंने बहुत मायूस हो गया था, मगर पाकिस्तान लौटकर नहीं जा सकता था। मैं किस मुंह से वापस जाता? मैंने तो अभी अपना कर्जा भी नहीं उतारा था। मेरे दोस्त दुबई में कई सालों से थे। मैंने अपने एक दोस्त से दरख्वास्त की थी कि मुझे कोई अच्छा सा मुनासिब काम ढूंढ दें। वो कहने लगा, मेरी नज़र में एक ऐसी अरबी औरत मौजूद है जिसको एक जवान लड़के की बहुत ज़रूरत है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया और अपने दोस्त से कहा कि मुझे जल्दी से अरबी औरत के पास ले चलो। मेरा दोस्त कहने लगा, अब इतनी जल्दी मत करो, पहले सुन तो लो इसके अरबी औरत के बारे में। ये सुनकर मैंने दोस्त से कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सुनना, क्योंकि मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए वो जितनी भी सख्त होगी मैं बर्दाश्त कर लूँगा। ये सुनकर मेरा दोस्त भी अरबी औरत के घर ले गया। अरबी औरत सारबी औरत को देखा तो पूरा हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इसने अपने चेहरे पर नकाब किया हुआ था। मैंने भी अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि वो अरबी औरत गैर मर्दों से पर्दा करती थी। वो अरबी औरत ने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देखा और मुझे मेरी तनख्वाह के बारे में बताया, क्योंकि इतना तो मैं पाकिस्तान में 2-3 महीने रात दिन कमाता, तब भी इतने पैसे जमा कर नहीं पाता था। ये तनख्वाह सुनकर मैंने अरबी औरत से हामी भर ली। मैं भी मुझे मुलाजमत पर रख लिया था। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। मैं दिल ही दिल में डर भी रहा था, कहीं जाने मेरी मालकिन कितनी सख्त औरत होगी। मगर मुझे खौफ नहीं था जब औरत कहने लगी कि मैं तुम पर ज़्यादा बोझ नहीं डालूंगी, मुझे दिन में सिर्फ एक बार ख़रीदारी के लिए ले जाओगे और इसके बाद तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मैं खुश हो गया था। पहले दिन मेरी अरबी मालकिन मुझे अपने कमरे में बुलाया। इसने बहुत अच्छा लिबास पहना हुआ था, बड़ी सी अच्छी खुशबू लगाई हुई थी, मगर चेहरे पर नकाब था, जिसकी वजह से सिर्फ इसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। अरबी मालकिन अपने जिस्म से बड़ी उम्र की नहीं लगती थी। जिसका जिस्म बड़ा बड़ा था, मगर वो मोटी नहीं थी। इस वक्त मेरा जितना लिबास। इसने मुझसे कहा कि मुझे एक पार्टी पर जाना है, तो मुझे वहाँ छोड़कर वापस घर आ जाना। वजह मैं तुम्हें दोबारा कॉल कर दूंगी, तो तुम मुझे लेने आ जाना। ये काम तो बहुत आसान था, इसीलिए मैंने कह दिया। मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अरबी मालकिन ने कुछ देर खुद को तैयार किया और बेड पर बैठ गई और अपने पैर ऊपर कर लिए। अरबी मालकिन मुझे अपने पास आने को कहा। यह देखकर मैं चौंक गया, मेरा जिस्म पसीने में भीग गया। मगर मैं अरबी मालकिन के पास आया तो उसने मुझसे कहा कि मुझे ये जूते पहना दो। फिर मैं पुरसुकून हुआ और मेरे अंदर से एक ठंडी सांस बरामद हुई। पता नहीं मैं क्या समझा था, मुझे अपने ख्यालात पर शर्मिंदगी होने लगी। मैंने अपने हाथों से अरबी मालकिन को जूते पहनाए। वो नखरे से चलती हुई कमरे से बाहर चली गई। मैं फ़ौरन इसके पीछे दौड़ा, मगर मुझे कुछ देर हो गई। मैं गाड़ी लॉक किया तो अरबी मालकिन गाड़ी के सामने खड़ी थी। इसके चेहरे पर गुस्से के तसरात थे। मैं समझ नहीं पाया था। तभी इसने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा थप्पड़ था। अरबी मालकिन का हाथ बहुत भारी था, इसीलिए इसके थप्पड़ से मेरा चेहरा दूसरी तरफ घूम गया। इसने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें इसीलिए थप्पड़ मारा है क्योंकि तुमने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने में देर कर दी। आइंदा अगर तुमने ऐसा किया तो जो तुम्हारे चेहरे पर नहीं बल्कि जिस्म पर लगेगी। ये सुनकर मैं काम के ड्यूटी के पहले दिन ही मैंने
गलती कर दी, इसीलिए मैंने फ़ौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अरबी मालकिन के बैठते ही मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दी। मुझसे वहाँ छोड़ आया जहाँ इसने जाना था। मैं वापस आया तो सोचने लगा कि ये अरबी मालक तो बहुत ही सख्त है, मुझे थप्पड़ ही दे मारा। मुझे इस वक्त थप्पड़ का एहसास नहीं हुआ, मगर आप बेइज्जती महसूस हो रही थी। तब मैंने बिस्तर में चुपचाप लेट गया और अपने दिल में कहा, ये दुबई है जहाँ औरतें मर्दों पर हावी होती हैं। वैसे भी वो अरबी मालकिन मुझे इतनी ज़्यादा तनख्वाह दे रही थी, इसलिए मुझे ऐसे थप्पड़ बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मैं नौकरी के पहले दिन अपने कमरे में फारग ही पड़ा रहा, अलबत्ता मैं बार बार मोबाइल देखता रहा। अरबी मालक ने मुझे कहा था तो मुझे शाम को लेने आना, मगर इस थप्पड़ खाने के बाद मैं बार बार मोबाइल देखता रहा ताकि मालकिन मुझे कॉल करे तो मैं इसे फ़ौरन लेने चला जाऊं और देर ना हो जाए। मैं नौकरी के पहले दिन दूसरा थप्पड़ नहीं खाना चाहता था, लेकिन इस दिन किस्मत अच्छी थी, इसीलिए जब अरबी मालक ने मुझे कॉल की तो मैं वहाँ फ़ौरन पहुँच गया और इसे कर ले आया। इसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया। मैं नहीं समझा कि अब मेरी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए मैं सोने लगा। अरबी मालकिन की नौकरानी मुझसे खाने का पूछने लगी तो मैंने इसे मना कर दिया। मैंने तो दोपहर में इतना खा लिया था कि अब खाने को मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं लेट गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर देखा तो वहाँ अरबी मालकिन खड़ी थी। अरे मैं इसे देखकर बेहद हैरान हुआ, बिस्तर से उठने लगा, मगर तभी वो जल्दी से आगे हुई और मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गई। मैं अभी तक बिस्तर पर लेटा हुआ था। मालकिन ने आते ही अपने इतने करीब देखकर मुझे जैसे करंट सा लगा। मैंने उठना मगर अरबी मालकिन ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया और कहने लगी कि नौकरानी बता रही थी कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, क्या बात है? अरबी मालकिन ने इतने प्यार और फिक्र से पूछा कि मैं घबरा गया। नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, मुझे बस भूख नहीं लगी। ये कहकर मैंने उठना चाहा तो अरबी मालकिन ने मेरे सीने पे हाथ रखकर मुझे उठने से मना कर दिया और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, तो फिर गरम गरम दूध पियोगे? ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। अरबी मालकिन ने मुझे थप्पड़ मार दिया और अब इतनी मेहरबान क्यों हो रही थी? मैंने इसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो कुछ और ही समझी, कहने लगी, सुबह मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, क्या वो तुम्हें बहुत ज़ोर से लगा था? अरबी मालकिन ने ये कहकर मेरे चेहरे पर हाथ रख दिया। मेरा दिल ज़ोरों ज़ोरों से धड़कने लगा। ये मालकिन को क्या हो गया था? मैं सिर हिला दिया तो वो कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ, मुखाले पीट मत, सो जाना। ये कहकर अरबी मालकिन मेरे कमरे से निकल गई और मैं फ़ौरन अपने बिस्तर पर बैठा हैरानी से। अरबी मालकिन मेरे साथ क्या करने वाली थी? मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से तड़पने लगा। तब भी कुछ सिर्फ हाथ। मालकिन वापस आ गई और कहने लगी, यहाँ बहुत सर्दी है, इसीलिए तुम मेरे कमरे में आ जाओ। ये सुनकर मैंने इसे कहा कि नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। ये सुनकर तुम्हें वहीं पर गरम गरम दूध पिलाऊंगी, जिसका मैंने इनकार करना चाहा, मगर अरबी मालकिन ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। इसने मुझे अपने बेड पर बढ़ा दिया और मेज़ पर रखा दूध का गिलास मुझे देकर कहा, ये सारा दूध पी लो। मैंने फ़ौरन सारा दूध पी लिया ताकि यहाँ से जा सकूँ, मगर दूध पीने के फ़ौरन बाद मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे यकदम चक्कर आने लगे। मैं अरबी मालकिन की तरफ देखा तो वो मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग जैसे बंद होने लगा। मुझे लगा कि मैं बेहोश होने लगा हूँ। इसके बाद मुझे किसी चीज़ का होश नहीं रहा। मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे में था। मेरी नींद पूरी हो चुकी थी, इसलिए मैं फ्रेश था। मैं सोचने लगा कि ना जाने रात को मुझे क्या हो गया था। मेरा सर क्यों चकरा रहा था? मालकिन ने मुझे वो दूध क्यों पिलाया था? मैं अभी भी सोच ही रहा था कि अरबी मालकिन की नौकरानी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, मालकिन तैयार हो गई है तो जल्दी से गाड़ी निकालो। ये सुनकर मैं फ़ौरन बाथरूम गया और कपड़े बदलकर गाड़ी के पास आ गया। इस दिन मालकिन को वहाँ छोड़ आया और रात को वापस ले आया था। रात हुई तो मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और फिर से दूध का गिलास दिया और पीने को कहा। मैं ये दूध नहीं पीना चाहता था, मगर मुझे डर था कि कहीं अरबी मालकिन नाराज़ ना हो जाए, इसीलिए मैंने वो दूध पी लिया। फिर से मेरी तबीयत अजीब होने लगी, मगर मैं इससे डर गया।
डर के मारे ना पूछ पाया कि वो मुझे रोज़ रोज़ दूध क्यों पिलाती है। फिर ऐसा रोज़ होने लगा। अरबी मालकिन हर रोज़ मुझे अपने कमरे में ले जाती और गरम गरम दूध का गिलास पिला देती। जैसे पीते ही मुझे नींद आ जाती थी। सुबह मुझे कुछ याद ना रहता। तभी एक दिन मुझे बाहर के एक बंदे ने बताया कि मेरी अरबन मालकिन सिर्फ जवान मर्दों को ही मुलाजमत पर रखती थी, मगर इसके घर कोई ड्राइवर भी नहीं टिकता था। सब काम छोड़कर भाग जाते थे। हालांकि वो तो बहुत ही अच्छी थी, हर महीने तनख्वाह भी डबल देती थी। मैंने इस बंदे के बात नज़रअंदाज कर दी। अरबी मालकिन बहुत अच्छी थी। वो हर रोज़ मुझे सोने से पहले दूध भी दिया करती थी, तनख्वाह भी अच्छी देती थी। इसीलिए अपनी मुलाजमत से मैं बहुत खुश था। जब मैं वक्त गुजारे के लिए दोस्त बनाने लगा, जेब में पैसे भी थे, इसीलिए दुबई की सैर करने के लिए निकल जाता था। इसीलिए आज रात बाहर गया तो मैंने बाहर से खाना खा लिया। घर वापस लौटा तो मालकिन मुझे बड़ी परेशान थी नज़र आई। वो कहने लगी, जल्दी खाना खा लो। ये सुनकर मैंने कहा कि मैंने बाहर से खाना खा लिया था। ये सुनकर अरबी मालकिन कहने लगी, जब घर का साफ़ सुथरा पका पकाया खाना मिल रहा है तो फिर बाहर से खाने की क्या ज़रूरत थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अरबी मालकिन मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही थी। फिर वो मेरे लिए दूध ले आई और कहने लगी, ये तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। मैंने मालकिन के हाथ से दूध का गिलास लिया और फ़ौरन रोज़ की तरह दूध पीते ही मुझे नींद से आने लगी। मैं वहीं पर बेहोश हो गया था। ऐसा रोज़ रोज़ होने लगा था। इसीलिए मुझे अरबी मालकिन पर शक होने लगा। वो ऐसा क्यों करती थी। हैरत की बात तो ये थी कि जिस किसी को भी ये बात बताता था कि मैं अरबी मालकिन के घर मुलाजमत कर रहा हूँ तो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगते थे, जैसे मैं कोई बहुत ही गलत काम कर रहा हूँ। मुझे अब कुछ शक होने लगा था, क्योंकि कोई भी इतना सखी नहीं होता ज़रा से काम की गरज से इतनी ज़्यादा तनख्वाह दे और फिर इसके साथ खाना पीना भी बिल्कुल मुफ्त था। मैं शक में पड़ गया था, क्योंकि जब अरबी मालकिन मुझे दूध देती थी तो मैं इनके कमरे में बेहोश हो जाता था, मगर जब मेरी आँख खुलती थी तो मैं अपने बिस्तर पर होता था। ये क्या माजरा था। फिर तो बड़ी देर से ही मेरी आँख खुलती थी। काम तो मुझ पर ज़्यादा नहीं था, मगर ना जाने मैं कमज़ोर क्यों होता जा रहा था। मेरी नींद भी पूरी हो रही थी, मगर मेरी आँखों के गिर्द स्याह हल्के बनते जा रहे थे। अब मुझे मालकिन के किरदार पर शक होने लगा था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज रात दूध को हाथ मारकर गिरा दूँगा और अरबी मालकिन का गुस्सा देखूँगा। शायद वो मुझे गुस्से से सारा सच बता दे। मैंने ये प्लान बना लिया। रात हुई तो मालकिन मुझे अपने कमरे में बुलाने लगी और दूध का गिलास पीने को दिया। मैंने वही किया जो मैंने सोचा था। इसीलिए मैंने दूध का गिलास गिरा दिया और ये देखकर कि अरबी मालकिन घबरा गई और इसके चेहरे से वो नकाब हट गया। मैं इसका चेहरा देखकर हक्का बक्का रह गया। सीमा, तुम यहाँ। मैंने इसका नाम लिया तो मुझे तंजिया अंदाज में कहने लगी और मैं तो समझी थी कि तुम मुझे भूल गए होंगे, मगर तुम्हें तो मेरा नाम भी याद है। ये सुनकर मैंने इससे कहा कि सीमा, वो सब एक गलत फहमी थी। मैं तुम्हें इस वक्त भी वजाहत देना चाहता था, मगर तुम मेरे घर से रोती हुई चली गई थी। ये सुनकर वो फिर से रोने लगी और कहा, तुमने मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की थी। तो मेरे साथ गलत करना चाहते थे, क्योंकि इस वक्त तुम ताकतवर थे और मैं कमज़ोर थी, मगर आज मैं ताकतवर हूँ और तुम बेहद कमज़ोर हो। इसीलिए मैं बरसों पहले की ज़्यादती का तुमसे बदला लूँगी। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। कैसा बदला सीमा, तुमने मेरे साथ क्या किया है। ये सुनकर वो हंसने लगी, ज़ोर ज़ोर से कह लगाने लगी और मुझसे कहा, जब मैं तुम्हारे घर नौकरानी थी तो तुमने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी, मगर जब तुम मेरे घर नौकर बनकर आए तो मैं तुम्हें पहचान गई और मैंने तुमसे बदला लेने का प्लान बना लिया। मैं रोज़ तुम्हें दूध इसीलिए पिलाती थी क्योंकि इसमें ऐसी दवा थी जो तुम्हें आस्ता आस्ता मार देगी। तुम मर जाओगे तब मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। मैं मर्दों से इतनी खौफज़दा हो गई कि मैंने अब तक शादी नहीं की। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि
सीमा ने बचपन के इस हादसे को इतना असर लिया था, इसे आज तक नहीं भूल पाई। इसीलिए सीमा की तरफ बढ़ा और इसे कहा कि वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का सोच भी नहीं सकता था। तुम हमारे घर नौकरानी थी, मगर हम सब तुम्हारी इज्जत करते थे। ये सुनकर सीमा गुस्से में आ गई। कैसी गलतफहमी? मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे अब शादी के नाम पर खौफ आता है। यह सुनकर मैं आगे बढ़ा और सीमा का हाथ पकड़ लिया। सीमा ने कुछ नहीं कहा, वो रोती रही। तभी मैंने इसे अपने कंधे से लगा लिया। वो ज़्यादा रोने लगी, मगर इसने मुझसे अलग होने की कोशिश नहीं की। मैं समझ गया कि यही सही वक्त था इसे अपनी बात समझाने का। यही अच्छा वक्त है। वो कई सालों से ऐसी गलतफहमी का शिकार थी। मैंने इसके साथ ज़्यादती की थी, जबकि ऐसा नहीं था। इस रोज़ कुछ नहीं हुआ था। मुझे इसके साथ गुजारा दिन याद आ गया। मेरा नाम सनी था और इस वक्त एक नौजवान लड़का था। मेरी कहानी थोड़ी सी अजीब है। मैं अपने भाई और भाभी और वालिदैन के साथ रहता था। मेरा बाप बहुत अमीर था और मेरे भाई ने बहुत ऐश की थी, मगर जब हम बड़े हुए तो हमारी माँ मर गई। हम धीरे धीरे कंगाल होने लगे। ऐसा लगता था ये सब मेरी माँ की वजह से ही हमें मिल रहा था। जैसे ही वो मरी हम गरीब होने लगे। मेरा बाप बीमार पड़ने लगा था, इसलिए मेरे भाई की शादी कर दी। हमारे घर में सिर्फ एक नौकरानी थी जो अम्मी के मरने के बाद 1 महीने बाद ही मर गई। सीमा नौकरानी की बेटी थी और मेरी हम उम्र थी, इसीलिए हम इस घर का काम नहीं करवाते थे। इसका इस दुनिया में माँ के सिवा और कोई नहीं था, इसीलिए मेरे बाप ने इसे घर से नहीं निकाला था। वो भी हमारे घर को अपना घर समझने लगी। मेरी भाभी आई तो वो सीमा पर जुल्म सितम करने लगी। दरअसल मेरी भाभी मेरे भाई से शादी नहीं करना चाहती थी। वो मुझ में दिलचस्पी लेने लगी, मगर मैं इसे भाभी समझता था, इसीलिए इससे हमेशा दूर रहता था। एक दिन मेरी भाभी ने कहा, सनी आज तुम काम पर मत जाओ। मैं जैसे ही काम पर जाने लगा तो भाभी ने मुझे पीछे से रोक दिया। जैसे ही मैं बहुत परेशान और हैरान हुआ। भाभी ने मुझसे कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। तब इसने मेरे करीब आना चाहा, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ से निकलने का सोचने लगा। तभी वहाँ सीमा आ गई। हम दोनों को देखने लगी। मैंने सोचा कि अगर इसने ये बात मेरे भाई को बता दी तो वो भाभी को तलाक दे देगा, क्योंकि इसे मेरे किरदार पर यकीन था, मगर भाभी के किरदार पर शक था। शादी के शुरू दिनों से ही वो मुझसे कहता था कि तुम्हारी भाभी का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं है, जैसे वो मुझे पसंद नहीं करती। शायद वो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती थी। मेरा भाई मुझसे बहुत करीब थे और मुझसे अपने दिल की सारी बातें कह देता था। मैंने इसे तसल्ली दी कि नई शादी है, इसीलिए तो मैं ऐसा महसूस हो रहा है। देखना जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मेरा भाई पुरसुकून हो गया, लेकिन अब ये सब देखकर मैं सोच रहा था कि मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा था। बाप यहाँ वाकई इसे पसंद नहीं करती, बल्कि मुझे पसंद करती थी, मगर ये बात मेरे भाई ने ना पहचानी। इसलिए मैंने सीमा को हाथ से पकड़ा और इसे अपने सीने से लगाकर कहा, सीमा मेरी जान, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर सीमा डर गई, मगर मैं ये सब भाभी को दिखाना चाहता था ताकि वो समझ जाए मैं सीमा से प्यार करता था। शायद ये देखकर मुझसे दूर हो जाए। अब मेरा प्लान कामयाब हुआ। भाभी ने मेरे सीने से लगी नौकरानी को देखा तो वो जल गई और मुझसे दूर चली गई। मगर भाभी के जाते ही सीमा मुझसे फ़ौरन अलग हुई और कहने कि मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। मैं इसे ये सारी बात समझाना चाहता था, मगर वो मुझसे बहुत डर गई थी, इसलिए वो घर छोड़कर ही चली गई। मैंने इसे बहुत तलाश किया, मगर मुझे कहीं नहीं मिली। इस बात का मुझे बहुत अफसोस होता रहा, मगर सीमा से मेरा आज सामना हुआ। ये सब मैंने सीमा को बता दिया था। ये सुनकर सीमा मुझे भी यकीन से देखने लगी। गलतफहमी की धूम ख़त्म हुई तो वो फ़ौरन मुझे अस्पताल ले गई और कई दिनों तक वहाँ मेरा इलाज होता रहा। सीमा रोज़ मुझे दूध में जहर देती थी, इसीलिए मैं बीमार होने लगा था।
मगर हॉस्पिटल आने के बाद मैं आस्ता आस्ता ठीक होने लगा। सीमा वहाँ रोज़ आती थी और मैं रोज़ इससे माफ़ी मांगता था। एक दिन सीमा ने मुझे माफ़ कर दिया और कहा कि काश मैं इस दिन तुम्हारे घर छोड़कर कभी ना आती और ना ही तुम्हें जहाँ देखकर जहर देने की कोशिश करती। मैं तुमसे इस वक्त भी प्यार करती थी जब मैं तुम्हारे घर नौकरानी बनकर रह रही थी, और मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ जब तुम मेरे नौकर बनकर मेरे घर में रहने लगे थे। मैं बहाने बहाने से तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती थी, मगर फिर मुझे याद आता था कि तुमने मेरे साथ ज़्यादती की थी। सीमा मुस्कुरा दी और फिर मुझे शादी की ऑफ़र कर दी। मैंने फ़ौरन हाँ कर दी क्योंकि मैं भी सीमा से प्यार करने लगा था। मैंने सीमा से शादी कर ली और फिर से अमीर बन गया। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।